नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है युगल किशोर और अभी तक आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और 1962 के पूरे अधिनियम को। ये अधिनियम मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार इसको अपना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने का मन कर रहा है, ठीक है ना। इसी कड़ी में हमने आज तक जो पढ़ा है उसके आगे आज जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम का जो पोर्शन है वो है आप लोगों का समापन। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी का समापन जो है ये आप लोगों का आगे वर्णित जो अध्याय है वो है सिलेबस के अंदर। ये आप लोगों को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और 1962 के अध्याय 8 में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? अध्याय 8 में। तो आज हम इसी केवल समापन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसको जितना जल्दी हो सके समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोगों का पूरा सहकारी सोसाइटी वाला जो पोर्शन है, सोसाइटी का जो एक पोर्शन है, जो पहला पैराग्राफ है और उसके साथ साथ बैंकिंग वाला जो पैराग्राफ है वो दोनों कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और अच्छे से तैयारी में भिड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है हमारा अध्याय 8 समापन। अध्याय 8 समापन के अंतर्गत जैसा कि मैं हर क्लास में सबसे पहले पूरी धाराओं को बता देता हूं, ताकि अगर आपको मैच द कॉलम से अगर क्वेश्चन आए तो आप वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन बना पाएँ। तो इसकी जो धारा 69 है वो कहती है सोसाइटी के परिसमापन के बारे में। वैसे ही धारा 69 का कहती है सहकारी बैंकों के परिसमापन के बारे में। 69 ख कहती है कि बीमाकृत बैंक के मामले में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की प्रतिपूर्ति क्या होगी। धारा 70 कहती है समापक की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। समापन को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडेशन है ना, ये आई होगा लिक्विडेशन, और जो समापक होता है उसे लिक्विडेटर कहा जाता है। फिर हम देखेंगे धारा 70 का में समापक का नियंत्रण है ना, कंट्रोल ऑफ लिक्विडेटर। फिर हम देखेंगे समापक की शक्तियां, पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। और अंततः ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है धारा 72 के साथ समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्यय है ना, जो बच जाता है उसका व्यय कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को सोसाइटी की जो 1960 वाला जो अधिनियम है उसके धारा 8 में ये चीज़ वर्णित है। 1960 की धारा 69 से लेकर धारा 72 तक में समापन जो है वो चलता है और ये धारा 8 में अध्याय 8 में लिखा हुआ है। तो सीधे हम शुरू करते हैं इसी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले अगर हम सोसाइटी के परिसमापन की बात करें तो सोसाइटी के परिसमापन को यदि देखें तो क्या चीज़ वर्णित है। सोसाइटी का परिसमापन यदि धारा 59 के अधीन जांच की जा चुकी है तो धारा 60 के अधीन निरीक्षण किया जा चुकने के पश्चात किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा आवेदन होने पर रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए तो उसका परिसमापन कर दिया जाने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेंगे, ठीक है। 3/4 सदस्य क्या होने चाहिए? आवेदन करने चाहिए कि हमारी सोसाइटी को समाप्त कर दीजिए। 3/4 सोसाइटी क्या करेगी? आवेदन करे। दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रार स्वयं से भी किसी सोसाइटी को बंद कर सकता है, लेकिन स्वयं से कैसे बंद करेगा? तो रजिस्ट्रार क्या देखेगा कि यदि कोई सोसाइटी किसी निश्चित समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया और सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो, अथवा है ना, अथवा ये या तो आपने पंजीकरण किया और काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा या तो आप पंजीकृत हैं और काम करना बंद कर चुके हैं, तो रजिस्ट्रार बोल सकता है कि भाई ये सोसाइटी काम नहीं करती है तो इसको बंद कर दो, है ना। सेकंड इसका वो क्या है, या तो 3/4 सदस्य आवेदन करे तो ये बंद हो जाएगा। आवेदन किसको करेंगे? रजिस्ट्रार को करेंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रार है ये खुद ही सारा चीज़ देख ले कि ये सोसाइटी तो नहीं चल रही, इसको बंद कर दो। रजिस्ट्रार स्वयं से बंद कर दे, है ना। रजिस्ट्रार की राय में कोई सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित में ना हो,
साधारण सदस्यों के हित को प्रवर्तित करे तो इसको बंद कर देना चाहिए, है ना। व्यक्तियों के समूह को ना साध के ये किसी व्यक्ति विशेष को वो करे, साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती हो, है ना, तो वहाँ पर ये सोसाइटी को बंद कर सकता है। ठीक है, ना प्रवर्तित ना हो यार, है ना। फिर यहाँ पर आप लोगों को ग, सोसाइटी ने इस अधिनियम नियमों उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बंद कर दिया हो तो रजिस्ट्रार उसको बंद कर देगा। कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार 3 सहकारी वर्षों तक वसूल न कर सके और व्यतिक्रम करती रहे तो अतिष्ठान के पश्चात वह सोसाइटी पूरी अतिशोध्य मांग वसूल करने में असफल रहे तो बंद कर दिया जाएगा। मतलब किसी ने उधार दिया है, किसी ने लोन दिया है और कोई लोन 3 साल तक, 3 सहकारी वर्षों तक, है ना, 3 सहकारी वर्ष तक यदि वो वसूल नहीं पा रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और उसको बंद करने के लिए रजिस्ट्रार बोल देगा। ठीक है क्या। तीसरा क्या बोल रहा है कि उपधारा 1 और उपधारा 2, मतलब ये वाला 1 और 2, है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु जो अवसर नहीं प्रदान किया जाता सोसाइटी को। ठीक है क्या। चौथा देखो, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के समापन संबंधी किसी आदेश को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के पूर्व किसी भी समय उस दशा में रद्द कर सकता है जबकि उसकी राय में सोसाइटी का अस्तित्व बना रहना आवश्यक है। रजिस्ट्रार की जो अनन्य शक्ति है वो यहाँ पे दिख रही है। पांचवा क्या है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिखित मंजूरी के बिना नहीं हो पाएगा। आरबीआई अंदर आ गया किसके मामले में, सहकारी बैंक के मामले में। रजिस्ट्रार डायरेक्ट सहकारी बैंक को बंद नहीं कर सकते, उनको सहकारी बैंक बंद करना है तो आरबीआई से मंजूरी लेना पड़ेगा। समझ आया। फिर आप लोगों को 69 का देखते हैं, सहकारी बैंकों का परिसमापन कैसा करना है। तो ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें आप सहकारी बैंक जो आरबीआई से ले ले, है ना, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1968 में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार आरबीआई से उपेक्षा की जाए कि वो किसी बैंक को बंद करे, है ना। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आप लोगों के आगे उसमें है ना, तो उसको भी आप लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में आप लोगों के लिखा है, वो भी उसकी क्लास भी मैं पढ़ाऊँगा इसमें आने वाले लेक्चर्स में। तो ये चीज़ हुआ 69 का में। फिर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट धारा है वो है धारा 70, जिसमें लिखा है समापक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। मतलब अब समापक नियुक्त करना पड़ेगा ना भाई, कि जाओ तुम समाप्त करके आ जाओ। तो ये कैसे होगा, रजिस्ट्रार बोलता है कि कोई आदेश किया हो वह उस प्रयोजन के लिए एक समापक की नियुक्ति करेगा, पारिश्रमिक नियत करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो किसी भी समय हटा सकेगा, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। ये सब किसकी पावर है, रजिस्ट्रार की पावर है। नियुक्ति कौन करेगा, परंतु सहकारी बैंक के संबंध में रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी आवश्यक है किसी भी लिक्विडेटर को हटाने और रखने दोनों के लिए। ठीक है ना, सहकारी बैंक के केस में आरबीआई आ ही जाता है। फिर आप लोगों को 70(2) बोल रहा है, समापक नियुक्त हो जाने पर ऐसी समस्त संपत्ति चीज वस्त या उन अयोग्य दावों को जिनके लिए सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत हो अपनी अभिरक्षा में, कस्टडी में या अपने नियंत्रण में ले लेगा। ऐसी संपत्ति जिसके नुकसान होने को रोकने के लिए ऐसे उपाय करेगा जैसा कि वह आवश्यक और समीचीन समझे, है ना। जो समापक है वो जितनी भी चीज़ें वो बचा सकता है उसको बचाने की कोशिश करेगा। इतना सारा चीज़ का मतलब वही है। फिर इसके 3 में क्या बोल रहा है, धारा 78 के अधीन किया जाए कोई अपील तो किसी सोसाइटी के परिसमापन की धारा 69 के अधीन आदेश तत्पश्चात तब तक प्रवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि आदेश की पुष्टि अपील में न कर दी जाए, है ना। अगर किसी ने अपील किया है तो उसके अपील की पुष्टि होनी आवश्यक है। यहाँ पे इस चीज़ का आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ये चीज़ आप लोगों के सेंस का नहीं है, ठीक है ना। परंतु समापक उपधारा 2 में वर्णित संपत्ति चीज वस्तु जितना भी हो उसका स्वयं का प्राधिकार होगा जैसा कि उसने अभी तक जब्त किया है, ठीक है ना। प्रवर्तित नहीं हो सकता कि उसको यहाँ पे जो लिखा है ये चीज़ कि उसका परिसमापन कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें उसने कस्टडी में ले ली है लिक्विडेटर ने वो उसी की कस्टडी में रहेगी, वो सोसाइटी को नहीं जाएगी, ये चीज़ रहता है, ठीक। फिर आप लोगों को लिखा है कि जहाँ किसी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाए वहाँ सोसाइटी की संपत्ति चीज वस्तु अनुयोज्य दावे पर सोसाइटी में पुनर्निहित हो जाएंगे। मतलब
किसी ने अपील की, मतलब कोई लिक्विडेटर गया कि हम इसको समाप्त कर रहे हैं, तो उसने अपील की, कोई सोसाइटी के किसी सदस्य ने अपील की कि भैया आप हमारा चीज़ कैसे बंद कर सकते हो, तो जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक तो वो किसके पास रहेगा, जो भी संपत्ति है वो लिक्विडेटर के पास रहेगी। लेकिन यदि जो अपील है वो अपील वो हो जाता है, पारित हो जाता है कि हाँ इनका कहना सही है, इनकी सारी चीज़ें तो ओके है, आपको ये चीज़ को लिक्विडेट करने का कोई अधिकार नहीं है, तो सारी की सारी जो संपत्ति है वो किसको वापस चली जाएगी, सोसाइटी को वापस चली जाएगी। ठीक, क्या समझ आ गया? फिर देखो 70 में क्या लिखते हैं, समापक का नियंत्रण। समापक का नियंत्रण क्या बोल रहा है, समापक की नियुक्ति के पश्चात किसी सोसाइटी की बोर्ड की समस्त शक्तियां, चाहे वह निर्वाचित हो या नाम निर्दिष्ट हो, समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात सोसाइटी के कर्मचारी समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं अगर वो समापक के नियंत्रण में चला गया तो वो उसके अधीन कार्य करेंगे। अब समापक की शक्तियां क्या होंगी? समापक को शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय या अन्यथा वसूल कर सके, जितनी भी लोन डिफ़ॉल्ट हैं उनको वसूल कर सकता है। रजिस्ट्रार के नियंत्रण के रहते हुए, रजिस्ट्रार के अध्ययन रहते हुए वो ये कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? सोसाइटी के ओर से वाद एवं विधिक कार्रवाइयाँ अपने पदनाम से संस्थित करना एवं वादों एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों में सोसाइटी की ओर से प्रतिरक्षा अपने पदनाम से करना। मतलब वो वहाँ पे बतौर समापक नियुक्त रहेगा और वो सारी चीज़ें, मतलब किसी के ऊपर कोई केस ठोकना है, मतलब किसी को एनपीए घोषित करना है, मतलब डिफ़ॉल्ट घोषित करना है, डिफ़ॉल्टर, तो वो अपने एंड से वो चीज़ भेजेगा सहकारी बैंक को कि इस व्यक्ति को हमारे सोसाइटी द्वारा लोन दिया गया था और ये व्यक्ति सोसाइटी का लोन नहीं पटा रहा है, तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि इनको डिफ़ॉल्ट घोषित किया जाए। ये चीज़ होगा। ठीक है, फिर देखो सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा मृत सदस्यों की संपदाओं या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों भूतपूर्व द्वारा किन्हीं अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों के प्रति किए जाने वाले शेष रहे अभिदाय का समय समय पर अवधारण करना। ये क्या करेगा, जितनी भी वो हैं पावर्स हैं जो किसी सोसाइटी के सदस्य के पास होती है, वो सारी पावर्स को ये अपने अंदर एक्वायर करता है। जो शक्तियाँ हैं, समापक की शक्तियाँ हैं, वो सारे अशोध्य ऋण जिनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, और वो सारे अशोध्य ऋण जो पटाए नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को कौन धारण करेगा? ये समापक रख लेगा। ठीक, फिर इसमें लिखता है कि उन समस्त दावों का जिन विरुद्ध हो अन्वेषण जो सोसाइटी करना चाहती हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए पूर्विकता के उन प्रश्नों को जो दावेदारों के बीच उद्भूत हो विनिश्चित करेगा। अगर कोई बोल रहा है कि आप कैसे हमको डिफ़ॉल्ट घोषित कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा समापक के द्वारा, है ना। फिर घ में क्या बोल रहा है, इस वाले पोर्शन में क्या लिखा है कि सोसाइटी के विरुद्ध जो भी दावे हैं, मान लीजिए अगर किसी ने सोसाइटी को लोन दिया है ना, तो वो सारे लोन का जो फाइनल सेटलमेंट है वो लिक्विडेटर करेगा। ठीक है ना, सारे सेटलमेंट कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। और इसका जो भी दर होगा, जिस दर से उसको देना है, ये सारा दर कौन उपयोजित करेगा? यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि यह आधारित करना कि समापन के खर्चों का वहन किन व्यक्तियों द्वारा तथा किस अनुपात में किया जाना है, ये चीज़ समापक तय करेगा। ठीक, फिर कोई व्यक्ति भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो यही उसका सक्सेसर है कि नहीं, ये चीज़ कौन तय करेगा? समापक तय करेगा। सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण तथा वितरण के बारे में ऐसे निर्देश देगा जो सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है ना, सोसाइटी का कारोबार है, ये कारोबार है। ठीक है ना, कारोबार उस सीमा तक चलना जहाँ तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या कि लेनदारों के साथ उन व्यक्तियों को जो लेनदार होने के दावा करते हैं, कोई ऐसा वर्तमान या भावी दावा जिसके द्वारा सोसाइटी का दायी बनाया जा सकता है, रखते हों या अभिकथित करते हों या ऐसा दावा रखते हों के साथ कोई भी समझौता और ठहराव करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? समापक की जिम्मेदारी है। ठीक है क्या? इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको देख सकते हैं, ऐसे कोई इसमें विशेष बात नहीं लिखी है। ठीक, किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन कर दिया गया हो, तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा
और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जहां रजिस्ट्रार बोले, है ना। अगर किसी सोसाइटी के लिए समापक नियुक्त किया है तो वो समापक सारा चीज़ करके एट लास्ट जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, रजिस्ट्रार को देगा। रजिस्ट्रार उसमें सारी चीज़ों को तय करेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रार बोलेगा कि ये फाइल यहाँ रख दो, ये फाइल वहाँ रखवा दो, बस। उसके बाद फिर सोसाइटी क्लोज। अब बच गया अंतिम जो चीज़ है, जो सोसाइटी सभा, जो समापित जो सोसाइटी है उसकी जो अधिशेष आस्तियाँ हैं, है ना, उनका व्ययन कैसे किया जाए। मतलब कि क्या है कि जो सरप्लस एसेट है किसी सोसाइटी के पास, तो उसका क्या करेंगे, वो कैसे होगा, तो ये चीज़ है ना। तो इसके बारे में देखो क्या लिखता है, किसी सोसाइटी के समस्त दायित्वों की जिसके अंतर्गत अंश पूंजी हो, पूर्ति हो जाने के पश्चात अधिशेष रही राशियाँ उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जाएंगी, अपितु वे किसी उद्देश्य से जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो के लिए उपयोजित की जाएंगी, और कोई उद्देश्य इस प्रकार वर्णित ना हो तब तक ऐसे लोकोपयोगी उद्देश्य जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मेलन द्वारा अवधारित किया जाए तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए के लिए उपयोजित किया जाएगा, या वे उनके परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित समस्त उनमें या किसी भी और उसके लिए समुन्निदेशित किए जा सकेंगे। पहली बात तो जिनका शेयर है, एक बार अगर वो क्लोज हो गया, पूरा सोसाइटी क्लोज हो गया, तो पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक। अब किस किस चीज़ के लिए वर्णित, किस चीज़ के लिए जो पैसा है, अधिशेष पैसा है, वो किस किस चीज़ के लिए खर्चा किया जा सकता है, बोल रहा है कि ये जो सोसाइटी जो बंद हुई वो जिन जिन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुई थी, क्या वो उद्देश्य किसी जगह पे संचालित किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो समापक है उस चीज़ को हैंडओवर कर देगा, किसको, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उस जगह पे उसको खर्चा कर देगा। जिस उद्देश्य से ये सोसाइटी चल रही थी, सेम उद्देश्य से कोई और सोसाइटी चल रही होगी तो उधर पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कुछ जो काम है वो चीज़ यहाँ पे देखो। कोई लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देश्य हो तो वहाँ पे ये सोसाइटी के जितने भी सरप्लस एसेट हैं उनको उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ या किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में उतने समय तक के लिए निश्चित रखी जा सकेगी जब तक कि, ये हटा देंगे, जब तक कि वैसी ही शर्तों सहित कोई नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत ना हो जाए, और तब ऐसा अधिशेष रजिस्ट्रार की सम्मति से ऐसे नवीन सोसाइटी की रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा, ठीक है। इस सोसाइटी का पैसा अगर इसी सोसाइटी की कोई, इसी उद्देश्य की कोई सोसाइटी नहीं है और भविष्य में यदि गठित होती है तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब तक ये किसके पास रह जाएगा, जो पैसा है वो केंद्रीय सहकारी बैंक के पास रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक विद्यमान सदस्य हो उसको समादत्त अंश पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा, है ना। जो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जितने भी अंश पूंजी जितना जितना है, मान लीजिए कि आप और मैं किसी सोसाइटी के सदस्य हैं, आपके पास किसी सोसाइटी का 5 शेयर है, मेरे पास भी किसी सोसाइटी का 5 शेयर है, तो एक शेयर का वैल्यू मान लो जाए 100 रुपये है, तो हमको कितना मिल जाएगा, 500 रुपये, है ना। सेम वैसे यहाँ पे 100 रुपये है तो यहाँ पे मेरे को 500 रुपये मिल जाएगा। अधिशेष रहा तो अधिशेष मान लो जाए 3000 रह गया, तो हम लोगों को इतना दे दीजिएगा और बाकी जो बच गया वो सहकारी बैंक को चला जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। अंततः, है ना, प्रत्येक विद्यमान सदस्य को उसकी समादत्त अंश पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा, ठीक। इसके साथ आप लोगों का जो 1960 और 1962 दोनों ही अधिनियम यहाँ पे चल रहा है, तो इसका जो 1960 वाला जो अधिनियम है वो समाप्त हो गया। ये 1962 के अधिनियम में फिर से परिसमापन के बारे में आप लोग को देखना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी गई है वो चीज़ देख लो, है ना। यहाँ पे धारा 57 बोल रहा है परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि, वो किन किन विधियों को अपनाता है। धारा 58 बोल रहा है संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण कैसे किया जाएगा। 58 का बोल रहा है शासकीय समुन्निदेशित द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। जो चीज़ें 1960 के जो अधिनियम है उसमें ऑप्शंस टाइप से फील हुई, उसको 1962 में उसमें डाल दिया गया, तो यही चीज़ हुआ। तो कुछ चीज़ें जो वहाँ पे हैं वो यहाँ पे, मतलब दोनों ही में ही कुछ जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि ये चीज़ उसमें नहीं लिखी रहती और वो चीज़ इसमें नहीं लिखी रहती। तो क्या क्या विधि अपनाएगा। परिसमापक की नियुक्ति संस्था को लिखित रूप में सूचित की जाएगी। परिसमापक नियुक्त किया गया हो तो निम्न विधि अपनाई जाएगी। पहले तो संस्था को सूचित करो। परिसमापक तारीख की सूची बनाएगा, निम्नलिखित तारीख की सूची बनाएगा। पहला सदस्यों, दूसरा भूतपूर्व सदस्यों उनको हटाने के दिनांक सहित जो धारा 29 के अधीन दायित्व अधीन हो ये वो सारी सूची बनाएगा। तीसरा मृत सदस्यों की पूरी सूची बनाएगा, है ना, ये सारे जितने भी लोग हैं इनकी सूची बना लेगा।
डेट वाइज कौन कब रहा है और अभी तक, मतलब ये अभी एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, ये भूतपूर्व सदस्य हैं और ये मृत सदस्य हैं, ऐसा बोल के पूरा सूची बनेगी। तीसरा, परिसमापक संस्था के परिसमापन के आदेश के प्रभावशील होने पर शीघ्र ही ऐसे साधनों जिसे वह उचित समझे संस्था जिसके परिसमापन का आदेश हुआ है के विरुद्ध समस्त दावे सूचना पत्र के प्रकाशन से 2 मास के भीतर जो उसको प्रस्तुत किए जाने के का आदेश देते हुए सूचना प्रकाशित करेगा, है ना। संस्था की लेखा पुस्तिकाओं में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खंड के अधीन उसे विधिवत प्रस्तुत किए जाएंगे, समझे जाएंगे। समापक कोई नियुक्त हुआ तो उसे सारी जो है डॉक्यूमेंट है वो 2 महीने के भीतर उसको दे देना है ना, उसके पास पहुंच जाना चाहिए। ये चीज़ हो गया। फिर बोल रहा है परिसमापक संस्था की आस्तियों, एसेट और लाइबिलिटीज़ जैसे कि हो उस दिनांक को परिसमापन प्रभावशील हुआ हो, निपटारा करने के पश्चात प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य द्वारा या मृत सदस्यों की संपदा या उनके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों द्वारा अथवा किन्हीं पदाधिकारियों या भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा धारा 71 की उपधारा 2 के अधीन संस्था आस्तियों में दिए जाने वाले अंशदानों तथा परिसमापनों का परिव्यय, है ना, के अधीन निश्चित किया, जैसा कि खंड अंगा के अधीन निश्चित किया जावे, उनका निर्णय करने की करने की कार्यवाही करेगा। ठीक है। ऐसे अंशदानों तथा परिव्ययों के हेतु सहायक आदेश दे सकेगा और ऐसे आदेशों के मूल आदेश की भांति ही लागू किए जाने योग्य होगा। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि ये जितने भी लोग हैं जो परिसमापक जिनकी संपत्ति है ना, जो सदस्य हैं, जो भूतपूर्व सदस्य हैं, जो मृत सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का जो चीज़ क्या क्या करना है, उनका खर्चा कितना है, ये सारा चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब का आदेश कौन दे सकता है? समापक दे सकता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर आप लोग को देखने मिलता है परिसमापक संस्था के परिसमापन की प्रगति को बताते हुए ऐसे प्रतिवेदन है, यहाँ पे प्रतिवेदन आएगा, है ना, प्रतिवेदन तथा विवरण पत्र ऐसे रूप में जो कि पंजीयक निर्दिष्ट करे, पंजीयक को प्रस्तुत करेगा। पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार यहाँ पे, ठीक है ना, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा पूरा विवरण पत्र। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हुआ। फिर 4 में लिखते हैं कि परिसमापक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को वसूली करने तथा अपनी ओर से वैध पावती प्रदान करने का अधिकार दे देगा। वसूली करके लाओ सबको, ये चीज़ हो रहा है। ठीक। परिसमापक के आधिपत्य में समस्त निधियां सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में अथवा अन्य बैंक में जो पंजीयक को लगे वहां जमा हो जाएगा और उसी के पास जमा रहेगा। मतलब ये वाला जो सारी चीज़ें वो परिसमापक के कंट्रोल में आ जाएंगी, ये चीज़ें। ठीक। फिर देखो, पंजीयक परिसमापक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की यदि कोई हो धनराशि नियत करेगा। पंजीयक परिसमापक को पैसा देगा, ये व्यय में सम्मिलित किया जाएगा जो संस्था की आस्तियों में से अन्य समस्त दावों की तुलना से पूर्वता में देय होगा। संस्था की जो एसेट है उन्हीं में से इसको क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। परिसमापक उन व्यक्तियों का आह्वान पत्र जारी कर सकेगा जिनकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिए अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हो। ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य संक्षिप्त टिप्पणी लेखबद्ध करेगा। जो भी आएंगे उनसे, जो भी लोग सदस्य हैं उनसे वो साक्ष्य लेने के लिए बुला सकता है। ठीक है। यदि दावेदारों के पते ठिकाने मालूम न होने के कारण या किसी अन्य कारण परिसमापक द्वारा किसी दायित्व का निर्वहन किया जा सके तो वह धनराशि जिससे ऐसे भारयुक्त दायित्व की पूर्ति हो सहकारी बैंक में जमा की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराएगी। मान लो जाए किसी व्यक्ति का पता ठिकाना नहीं मिल रहा है तो परिसमापक उसके बिहाफ की सारी चीज़ों को करेगा। ठीक। परिसमापक को परिसमापित होने वाली संस्था के सदस्यों को समय समय पर बुलाने की शक्ति होगी। ये जो उसकी शक्तियां हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। सेम ठ में भी है और सेम अंगा में भी है, ढ में भी है और ण में भी है। ये सारी चीज़ें सेम टू सेम चलती हैं। फिर आप लोगों को धारा 58 देखने को मिलता है कि पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण संस्था द्वारा तो ऐसी संस्था जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो समस्त पुस्तकें अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही के संस्था पंजीयन निरस्त करने की आज्ञा के दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पंजीयक द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। 2 वर्ष के अंदर उसको सारी जो वो है वो नष्ट कर सकता है, जो भी सोसाइटी है उसके सारे पेपर्स को। ठीक है। फिर 58 का में देखने को मिलता है शासकीय अनुदेश द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। क्या क्या प्रक्रिया है? धारा 2 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अनुस्रोतों की निर्मुक्त करने तथा दायित्वों का परिसमापन करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जो नियम 57 और 58 के अधीन उपबंधित है।
ठीक है ना। नियम 57 और 58 में जो उपबंधित है वो सारी प्रक्रिया अपनाएगा। अब ये नियम 57 और 58 आप लोगों के में नहीं है, तो आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों को धारा याद रखनी है। इस पूरे अध्याय का जो सबसे मेन पर्पस है, इसमें केवल धारा ही आप लोगों से पूछा जाना है। और 1960 में जो समापक की शक्तियों के बारे में जो दिया गया है, वो सारी शक्तियाँ, मतलब आप लोगों को ये जो इसकी शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। धारा 71 आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का जो हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।